वापस फिर से यहाँ से शुरू करते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स ए का लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में गया, वेपर्स बन गया, तो फिर वेपर्स वापस ये रेड इंक से जो डाउन एरो दिखाया गया है, ये बताया जा रहा है कि वेपर्स वापस कंडेंस होकर के लिक्विड में बदल रहा है। यानी कि जब कंटेनर क्लोज रहता है तो वेपराइजेशन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है। लिखिए अब इस पर आगे। इन अ क्लोज्ड वेसल, in a closed vessel containing liquid A, vaporization and condensation, vaporization and condensation both take place. That is, it is a reversible process. In a closed vessel containing liquid A, vaporization and condensation both take place. मतलब जब दोनों डायरेक्शन में होने लगा, लिक्विड बदलने लगा वेपर में और वेपर बदलने लगा लिक्विड में, तो कहेंगे हम लोग कि ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पर हो रहा है लिक्विड से वेपर और वापस वेपर से लिक्विड। लिक्विड से वेपर बनने का प्रोसेस इज वेपराइजेशन और वेपर से लिक्विड बनने का प्रोसेस इज कंडेंसेशन। और ऐसा होते होते फाइनली क्या होता है, आगे लिखिए। फाइनली इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड। इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। और इक्विलिब्रियम आ जाने का मतलब यह हुआ कि देयरफॉर अमाउंट ऑफ ए in liquid and vapor become constant। जैसे ही ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम बन गया, तो अब न तो वेपर का बढ़ना बंद हो, वेपर न तो अब वेपर बढ़ता है न तो लिक्विड घटता है। वेपर का अमाउंट और लिक्विड का अमाउंट कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि वेपर का अमाउंट का बढ़ना बंद हो गया और लिक्विड के अमाउंट का घटना भी बंद हो गया। जब ऐसा आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। गैस लॉ पढ़ते हैं 11th में, और उसमें जानते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। किसी भी गैस का प्रेशर उसके नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे मोल बढ़ता है वैसे वैसे गैस का वेपर का प्रेशर भी बढ़ते चला जाता है। अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ना बंद हो जाएगा तब क्या होगा, तो गैस का प्रेशर भी बढ़ना या घटना बंद हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब क्या किया जाता है, ये जो कंटेनर है इसमें एक बैरोमीटर कनेक्ट करके लगा देते हैं। यहाँ से एक मशीन लगा देते हैं जिसका काम क्या है कि प्रेशर को मेजर करना का काम है। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा देते हैं और ये डिवाइस किसके प्रेशर को मेजर करेगा, तो ये मेजर करेगा यहाँ जो वेपर्स है उसके प्रेशर को।
It measures pressure of वेपर। तो यहां पर जो हम लोगों को इसका रीडिंग मिलेगा, उस प्रेशर को P से डिनोट करेंगे। और किसका वेपर है ये? तो वेपर ऑफ लिक्विड ए है। तो इस प्रेशर को P के साथ A लिख करके दिखाते हैं। अगर यहाँ लिक्विड बी रहता तो पीबी लिखते, अगर यहाँ H2O लिखता रहता तो PH2O लिखते, यहाँ अल्कोहल रहता तो P अल्कोहल लिखते। और ये जो लिक्विड है ये प्योर स्टेट में है। प्योर स्टेट का मतलब ये सॉल्यूशन नहीं, ये सॉल्वेंट है। यहाँ पर जीरो लिख देते हैं पी के ऊपर और इसको पढ़ते हैं पी नॉट ए। इस पी नॉट ए से डिनोट किया जाता है, यहाँ जो वेपर्स है इसके प्रेशर को डिनोट किया जा रहा है, और इसको पढ़ा जाता है वेपर। नीचे तो आप लोग लिख लिए होंगे। लिक्विड ए, आगे लिखिए इसके बारे में कि इट इज कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर से सुनिए और मिलाइए। पी नॉट ए को पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, कांस्टेंट होता है। इसको निकाला कैसे जाता है आगे? इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इसको एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। यही देखो यहाँ पर लगाया हुआ है ना, एक मशीन लगाया हुआ है, बैरोमीटर लगाया हुआ है, वो यहाँ पर वेपर्स के प्रेशर को मेजर कर रहा है। तो हम लोग किसी लिक्विड को देखकर नहीं बता सकते हैं कि उसका वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, हमेशा इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से ही निकालते हैं। हाँ, थ्योरी इसमें ये जरूर जरूर जानना है कि जब भी हम लोग वेपर प्रेशर को निकालते हैं किसी भी लिक्विड का किसी सर्टेन टेम्परेचर पर, तो वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन अलग अलग लिक्विड्स के लिए वेपर प्रेशर का वैल्यू अलग अलग होता है। तो आगे लिखिए, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स। Though the liquid which has higher value of vapor pressure, the liquid which has higher value of vapor pressure is more easily vaporized, is more easily vaporized and is called more volatile liquid.
The liquid which has higher value of vapor pressure is more easily vaporized and is called more volatile liquid. Its boiling point is lower. इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. तब इन सबको एग्जाम्पल से समझिए. अगर ऐसा कहा जाए कि P नॉट A इज मोर देन P नॉट B, इसका मतलब हम लोग क्या क्या समझें. तो पहली बात ये समझेंगे, तो बगल में लिखिए मीन्स. P नॉट A यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ A इज मोर देन P नॉट B, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ B. इसका मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ A इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ B. दूसरा मतलब हुआ कि A इज मोर इजीली वेपराइज्ड. यहाँ पर देखो लिखा है ना, द लिक्विड विच हैज हायर वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर. जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर का वैल्यू हाई होता है वो आसानी से वेपराइज होता है. यहाँ पी ए का वेपर प्रेशर हाई है बी से, तो कहेंगे ए इज मोर इजिली वेपराइज्ड देन बी. बी की तुलना में ए आसानी से वेपराइज हो रहा है. तीसरी बात, एंड इज कॉल्ड मोर वोलाटाइल. जो जिसका वेपर प्रेशर का वैल्यू हाई होता है उसको कहा जाता है मोर वोलाटाइल लिक्विड. तो ए और बी में से आपसे पूछा जाए कौन मोर वोलाटाइल लिक्विड है, तो आप कहिएगा कि जो आसानी से वेपराइज हो रहा है वही मोर वोलाटाइल है. जिसका वेपर प्रेशर अधिक है वही मोर वोलाटाइल है. मीन्स ए इज मोर वोलाटाइल देन बी. और चौथा कि बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है और किसका हाई है. तो जो आसानी से वेपराइज करता है उसी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. तो फोर्थ पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी. चारों पॉइंट को एक बार फिर से मिला लीजिए. अगर कहा जाए कि पी नॉट ए इज मोर देन पी नॉट बी, तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि ए का वेपर प्रेशर बी से अधिक है. ए आसानी से वेपराइज हो सकता है बी के कंपैरिजन में. ए मोर वोलाटाइल है बी के रेस्पेक्ट में. और ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से कम है. दूसरा, अगर आपको ये कह दिया जाए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल C2H5OH is less than boiling point of water. और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि which is more volatile, तो इसका आंसर होगा C2H5OH, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है. दूसरा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए which has higher vapor pressure, तो फिर आप कहिएगा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वही मोर वोलाटाइल होता है और उसी का वेपर प्रेशर हाई है. तो इसका भी आंसर हो जाएगा C2H5OH. which is more easily vaporized, तो इसका भी आंसर हो जाएगा
जिसका वेपर प्रेशर कम है वो आसानी से वेपराइज होगा, यानी कि अल्कोहल वाटर के कंपैरिजन में आसानी से वेपराइज होगा। इसका मतलब है कि जल्दी से वेपराइज हो जाएगा, मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर खुला कंटेनर में, खुले बर्तन में अल्कोहल भी रख दें और पानी भी रख दें तो अल्कोहल इज इजीली एंड फास्टर वेपराइज्ड। तो इस तरह से कोई भी एक प्रॉपर्टी मालूम हो जाए तो बाकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सकते हैं। और ये टॉपिक है फैक्टर्स। चलिए हेडिंग दीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपराइजेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपराइजेशन, कौन कौन से कारण हैं जिस पर वेपराइजेशन, जिसका वेपराइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट लिखिए टेम्परेचर। टेम्परेचर लिखिए, हाइयर द टेम्परेचर more is the value of vapor pressure. Higher the temperature, more is the value of vapor pressure. आगे लिखिए इसी में कि when vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure, इसको ठीक से समझिएगा। Vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure at a certain constant temperature. This temperature is called boiling point of liquid. इसको पहले मिलाइए फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझिएगा ध्यान से। Becomes equal to the atmospheric pressure at a certain temperature. This temperature is called boiling point of liquid. टेम्परेचर के बढ़ाने से बॉइलिंग टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ते जाता है। यहाँ देखिए लिखे है ना, हाइयर द टेम्परेचर मोर इज द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। किसी भी लिक्विड को अगर हम लोग हाइयर टेम्परेचर पर रखते जाएंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ते जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसमें हम लोग रख दिए हैं H2O को, और मान लीजिए यहाँ पर ये टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और इसका वेपर प्रेशर को मान लीजिए P0। दूसरे एक्सपेरिमेंट में यहाँ भी H2O ही लेते हैं, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर हम इसको रख दिए हैं 75 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए टेम्परेचर अधिक है तो यहाँ पर वेपर्स की संख्या अधिक होगी, ज्यादा वेपर बनेगा। यहाँ पर वेपर कम बनेगा, एक एरो से दिखा रहे हैं, यहाँ 2 एरो से दिखा रहे हैं। टेम्परेचर अधिक है, ज्यादा वेपर बना। ज्यादा वेपर बना
तो प्रेशर अधिक होगा। इस प्रेशर को मान लीजिए P02। ऐसा बढ़ाते बढ़ाते हम लोग ले आए इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर। एक तीसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें भी H2O है। अब यहाँ पर और हाई टेम्परेचर पर है तो ये और भी ज्यादा वेपराइज होगा, और इस टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के वेपर प्रेशर को मान लीजिए P03। और ये जो वैल्यू मिलता है ये पाया गया है दिस इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। यानी कि वाटर का वेपर प्रेशर हो जाता है 1 एटमॉस्फेयर, विच इज इक्वल टू किसका प्रेशर? एयर का प्रेशर। हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm। और वाटर का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी, वाटर का भी वेपर प्रेशर, जैसे भी बताए थे ना कि यहाँ से मशीन लगा देते हैं, ये मेजर करेगा P0H2O को। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो मेजरमेंट आता है वो मिलता है 1 atm एक्सपेरिमेंट से। और यही 1 atm एयर का भी प्रेशर है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि वाटर का वेपर प्रेशर एयर प्रेशर के बराबर हो गया है एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहीं से कंक्लूजन निकालते हैं कि देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब P1 P2 तो कहेंगे P01 इज लेस देन P02 लेस देन P03 विच इज इक्वल टू 1 atm। और P03 किस टेम्परेचर पर है? तो 100 डिग्री सेल्सियस है। और इसीलिए जब किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर का वैल्यू एयर प्रेशर के बराबर हो जाए, यानी कि 1 atm के बराबर हो जाए, तो हम लोग कह देते हैं कि दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, और ये बढ़ते बढ़ते जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पहुंच जाता है तो हम लोग कहते हैं कि अब लिक्विड बॉईल कर रहा है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ते चला जाता है। तो पहला पॉइंट हो गया टेम्परेचर। मान लीजिए अगर आपको ये कह दिया जाए कि वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू 1 atm एट 78 डिग्री सेल्सियस। इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर है 1 atm एट 78 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इक्वल टू 78 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर अल्कोहल का वेपर प्रेशर एयर प्रेशर जो 1 atm होता है उसके इक्वल हो गया है। और ये वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं कि किस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, और इस तरह से एक्सपेरिमेंट से बॉइलिंग पॉइंट को भी निकाल लिया जाता है। मतलब इतना डिस्कशन से आपको ये समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाता है इक्वल टू 1 atm या एयर प्रेशर के बराबर। पॉइंट लिखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
lesser is tendency to vaporize. Stronger the intermolecular force, lesser is tendency to vaporize. Therefore, lower is vapor pressure. एक बार लिखिए, इसको मिलाइए, फिर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं. Stronger the intermolecular force, lesser is tendency to vaporize and lower is the vapor pressure. मतलब अगर दो लिक्विड दिया हुआ है, लिक्विड ए में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, लिक्विड बी में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो इस थ्योरी को अप्लाई कीजिए कि जहां स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो आसानी से वेपराइज नहीं करता है, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है. कहाँ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ए में कि बी में? तो दिया हुआ है ए में. तो इससे आप कंक्लूजन ये निकाल लीजिएगा कि देयरफॉर जिसका स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा दूसरे के वेपर प्रेशर से. और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में पिछले दिन सुने थे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स डिस्पर्सिव फोर्स होता है, जिसको कि स्टेट्स ऑफ मैटर या केमिकल बॉन्ड में भी हम लोग पढ़ते हैं 11th में. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को पहचान करके हम लोग ये पहचान लेते हैं कि कौन सा लिक्विड मोर वोलाटाइल होगा, कौन लेस वोलाटाइल होगा. जैसे देखिए, नॉट ए कम है तो ये हो गया लेस वोलाटाइल. अभी हम लोग कुछ देर पहले टर्म यूज किए हैं. और इसका वेपर प्रेशर अधिक है तो बी को कहेंगे मोर वोलाटाइल. और फिर इसी तरह से ये भी कहिएगा कि बी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ए का बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा. थर्ड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड. जैसे मान लीजिए एक फिगर से इसको समझ लीजिए कि इस तरह का एक कंटेनर है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है. मान लीजिए इसमें भरा हुआ है 100 ग्राम H2O इन कंटेनर ए. और एक दूसरा कंटेनर ले लिए इस तरह का, और इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है, और वही लिक्विड है और उतना ही वेट है 100 ग्राम H2O. दोनों सेम टेम्परेचर पर है. ये है कंटेनर ए, दूसरा है कंटेनर बी. कंटेनर ए है मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो कंटेनर बी में भी लिक्विड को, वाटर को रखा हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस पर. तो अब आप बता सकते हैं कि देखिए यहां से ये भी वेपराइज होगा और यहाँ से भी वाटर वेपराइज होगा. तो बता सकते हैं कि कहां पर कौन सा पानी जल्दी से वेपराइज होकर खत्म हो जाएगा. तो आप कहिएगा कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स सरफेस पर बहुत ज्यादा है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पर कम है. ए में वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पर कम है, अब बी में वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पर ज्यादा है, तो यहाँ पर वेपराइजेशन अधिक होगा, फास्टर वेपराइजेशन, और ये पानी जल्दी से वेपराइज होकर खत्म हो जाएगा. मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सरफेस एरिया कम है
और यहाँ पर सरफेस एरिया अधिक है। तो जहाँ सरफेस एरिया अधिक होता है वहां पर वेपराइजेशन फास्ट होता है। तो इसमें लिख लीजिए इसका थ्योरी। मोर द सरफेस एरिया, more the surface area, faster is vaporization. More the number of liquid molecules on the surface is vaporization.